दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन और अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन और अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। देखिए, भाग 10 और 9A, भाग 3 और 10, भाग 9 और 9A या फिर भाग 9 और 10। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम ने भाग 9 और 9A को शामिल किया है। अगर देखें तो भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 और 9A को शामिल किया गया है, जिसमें क्रमशः यानी 9 में पंचायत और 9A में नगर पालिका संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। पंचायत संबंधी प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किसका प्रतिनिधित्व करता है? नमनीयता, कठोरता और नमनीयता या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर कठोरता और नमनीयता। अनुच्छेद 368 नम्यता और अनम्यता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की कठोर और नमनीय दोनों प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? दिए गए कोड के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, बिल्कुल सही है। राज्यों को संशोधन के पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए जा सकते हैं, सही नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल क और ख सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो स्पष्ट होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की बहुल प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। इसलिए राज्यों को संशोधन के पहल का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार केवल कथन क और ख सही हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 को किस संशोधन से संशोधित किया गया था? 24वें, दूसरे, 7वें और 20वें? तो सही उत्तर 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था? तो उत्तर है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ मामले में निर्णय से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए 1971 में 24वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है 25वां, 26वां, 27वां या इनमें से कोई नहीं?
तो सही उत्तर 26वां संविधान संशोधन। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि यानी प्रीवी पर्सेज और अनुच्छेद 362 यानी देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया और अनुच्छेद 363 क को जोड़कर जो प्रावधान किए गए कि ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संशोधन से पहले किसी समय राष्ट्रपति से देशी राज्य के शासक के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी और ऐसे देशी राजाओं या उनके उत्तराधिकारी को दे निजी थैलियों प्रीवी पर्स के संदाय को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया। ये धारणाएं संविधान में पहले से निहित थीं, लेकिन इस संशोधन के द्वारा इसे स्पष्ट कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विशद यानी व्यापक था, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, 4 क मूल कर्तव्य, 14 का अधिकरण और 9 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 39 का, 43 का, 51 का, 131 का, 145 का, 127 का, 128 का और 257 का जोड़े गए और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। मूल कर्तव्यों के पीछे कोई अधिशास्त्र नहीं है। उनका पालन कराने या उल्लंघन होने पर दंड देने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में एक नया खंड ट अंतः स्थापित कर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये था 44वां संशोधन। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार अनुच्छेद 352(1) में आपात उद्घोषणा अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही की जा सकेगी। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपात उपबंधों में किए गए जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं उसमें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित हो सकता है। ऐसी उद्घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे एक बार प्रस्ताव पास कर संसद 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन संविधान का मिनी सुधार माना जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान में किए गए अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया। इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
और 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर सीमित किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये था दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। और याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया था? 42वां, 44वां, 25वां या 45वां? तो सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक और उन्हें मूल अधिकारों जिनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है उस पर वरीयता देने का कार्य किया गया। इस संशोधन द्वारा भाग 4 में कुछ उपबंधों को जोड़ा गया, जैसे शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 में, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 का, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का, और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। इस तरह 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसे एक बार परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भी संशोधन किया गया और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधी कानून को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये 21 वर्ष हुआ था। तो उत्तर है 1989 में। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से और बार बार पूछे भी जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा 61वें यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये अधिनियम 1988 का है। इसके द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का प्रावधान करता है? तो ये है 70वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी। 70वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी भी शामिल है। तो
तो याद रखिएगा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंततः स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सही है। 52वां संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। 73वां संशोधन पंचायती राज से। 84वां संशोधन ये केंद्र राज्य संबंध आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि केंद्र राज्य संबंध जो है 84वें संविधान संशोधन में नहीं है। 84वें संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई है। अन्य जो विकल्प हैं आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, मूल अधिकार या लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों यानी और एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान था। अनुच्छेद 334 में इसके प्रवर्तन की अवधि दी गई और समय समय पर संशोधन कर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाता रहा है। अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें, 45वें, 62वें, 79वें, 87वें संशोधन 2003 और 95वें संशोधन 2009 के द्वारा इस अवधि को हर बार 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी। इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया और इस संशोधन में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, यानी इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। अगला है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो ये है 86वां संविधान संशोधन 2002। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इसके लिए अनुच्छेद 21 के संविधान में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो सही उत्तर 11, ऑप्शन सी। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है, जिससे अब इनकी संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया है? तो सही उत्तर दोस्तों ये है 44वां संविधान संशोधन। थोड़ा सा प्रश्न जो यहाँ फॉर्मेट दिया है थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो संख्या 44, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो आप जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव के समय में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया। साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़कर इसके तहत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को अधिकारिता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये है 91वां यानी 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को जो निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई और इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल बदल कर जाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके द्वारा एक और महत्वपूर्ण 1985 में जो दल बदल कानून बनाया गया था उसके तीसरे परिच्छेद को हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत 1/3 सदस्यों के साथ दल बदल किया जा सकता था। तो अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है? तो उत्तर है 91वां संशोधन। 91वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया है। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई? तो ये थी बोडो, ऑप्शन बी। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया और मूल रूप से संविधान की अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को और 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो ये है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रास्थिति प्रदान की गई है और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक कुल 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और कार्यों से संबंधित है? तो याद रखिएगा 99वां संशोधन। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे पुरानी कॉलेजियम प्रणाली अब लागू हो गई है या लागू है। अगला प्रश्न है, भारत का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो उत्तर है भारत बांग्लादेश संबंध से। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू सीमा समझौते LBA 1974 को प्रभाव में लाना है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बाद आइए संविधान की प्रमुख अनुसूचियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो उत्तर है 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी।
कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है, आपको बताना है। पहली अनुसूची, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र। नागरिकता, तो नागरिकता पहली अनुसूची में नहीं है, बल्कि जो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम तथा राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 से संबंधित है और इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों 28 राज्य और 8 राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में एक नया राज्य शामिल किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में आवश्यक रूप से संशोधन आवश्यक है? तो आप जानते हैं पहली अनुसूची, क्योंकि प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन है। यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करने पर उस राज्य का नाम और उसका राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को जो है सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। संविधान की अनुसूची और उनके विषयों का जो है मिलान करना है। तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। तो 2, 3, 4 और 1 विकल्प देखते हैं। 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, चौथी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र और 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में उनके स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो ये है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची, संविधान की छठी अनुसूची। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान की छठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में नहीं लागू होती है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके असम, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय। तो सही उत्तर नागालैंड में। दोस्तों, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, नागालैंड के बारे में नहीं। अगला प्रश्न है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, इसके द्वारा। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकार या राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो याद रखिएगा, समवर्ती सूची में जो शामिल विषय हैं उन पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद को, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों को राज्यों को और समवर्ती सूची पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य के द्वारा बनाया गया कानून उस विषय पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से विरोध होने पर विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का उपबंध है? तो ये 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची विधायी विषयों के विभाजन से संबंधित है। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, लोक व्यवस्था और विवाह विच्छेद। तो सही उत्तर लोक व्यवस्था। दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था या पब्लिक आर्डर जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत है। अन्य सभी विषय यानी जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, विवाह विच्छेद समवर्ती सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान, लोक स्वास्थ्य या न्यायालय का अवमान। तो सही उत्तर न्यायालय का अवमान ये राज्य सूची का विषय नहीं है।
ये समवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान और लोक स्वास्थ्य याद रखिएगा ये राज्य सूची के विषय हैं। 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में पहली सूची संघ सूची, दूसरी राज्य, तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची में प्रविष्टियों की संख्या मूलतः 97, वर्तमान में 98 है। राज्य सूची में प्रविष्टियों की संख्या मूलतः 66, वर्तमान में 59 है। और समवर्ती सूची में प्रविष्टियों की संख्या मूलतः 47, वर्तमान में 52 है। संघ सूची में कुछ वर्णित महत्वपूर्ण विषय हैं: रक्षा, नौसेना, परमाणु आयुध, बीमा, बैंक, डाकघर, जनगणना, कृषि आय से विभिन्न आय पर कर। राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं उसमें लोक व्यवस्था, कांजी हाउस, लोक स्वास्थ्य, मत्स्यिकी, कृषि आय पर कर, पथकर, प्रति व्यक्ति कर शामिल हैं। समवर्ती सूची में विवाह, विवाह विच्छेद, न्यायालय का अवमान, वन, वन्य जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जन्म मरण, सांख्यिकी आदि शामिल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण है विदेशी ऋण, डाकघर, बचत बैंक, अंतर्राज्यिक व्यापार या कृषि आय पर कर। तो सही उत्तर कृषि आय पर कर ये राज्य सूची का विषय है। हालांकि कृषि आय से भिन्न आय पर कर संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है। दांव तथा द्यूत क्रीड़ा, मत्स्य उद्योग, राज्य के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते या राजनयिक प्रतिनिधित्व। तो सही उत्तर राजनयिक प्रतिनिधित्व ये राज्य सूची का विषय नहीं है। राजनयिक, कौंसिली और व्यापारिक प्रतिनिधित्व संघ ये संघ सूची के क्रम में संख्या 11 में वर्णित हैं। शेष दांव और द्यूत क्रीड़ा, मत्स्य उद्योग, राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्ते ये राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची में है। पुलिस, केंद्रीय लोक सेवाएं, शिक्षा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है और संघ सूची में केंद्रीय लोक सेवाएं, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। अगला है कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था या आर्थिक और सामाजिक नियोजन। तो सही उत्तर सार्वजनिक व्यवस्था ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 1 के अंतर्गत उल्लिखित है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 1 पर फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल लॉ, प्रविष्टि संख्या 5 पर विवाह और विवाह विच्छेद और प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, आपको बताना है। तो उत्तर है 7वीं अनुसूची। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का परम आवश्यक तत्व है। ये विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं, दूसरे के अधिकारों और शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची जो है 246 के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का संवैधानिक कारण क्या है। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्रीकृत नियोजन, क्षेत्रीय परिषदें या संघीय सूची। तो सही उत्तर संघीय सूची। भारतीय संविधान में संघीय ढांचों को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची और समवर्ती सूची में दोनों में कानून बनाने के विशेष अधिकार के कारण केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण प्रतीत होता है। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है, आपको बताना है। राज्यों को, केंद्र तथा राज्य दोनों को या उपर्युक्त में से किसी को नहीं। तो आप जान लीजिए केंद्र को। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, लेकिन कनाडा की संघीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 248 में ये व्यवस्था है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। तो सही उत्तर आप देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला और बाल विकास,
जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी है। संविधान की अनुसूची 12 का भाग है, न कि अनुसूची 11 का। गरीबी उन्मूलन, महिला और बाल विकास तथा तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा अनुसूची 11 का भाग है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो सही उत्तर राज्यसभा को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के 11वें भाग के अनुच्छेद 249 में वर्णित है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प के द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो उस संकल्प के प्रवृत्त होने तक उस विषय के संबंध में संसद द्वारा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, संघीय सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर, संघीय सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में 98 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के बाद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा, कुल 52 विषय हैं। संविधान की जो समवर्ती सूची है मूलतः 47 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें न्याय प्रशासन, वन, शिक्षा, बाट माप और जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन जोड़े गए। इनकी संख्या 52 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल, संसद या ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल और संसद यानी केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये कुल 22 भाषाओं का। भारतीय संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जनवरी 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को, वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो अभी तक 22 भाषाओं को संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल परिवर्तन निर्भरता प्रावधान से। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक कानून का प्रावधान है। ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल विदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नगर पालिकाओं के। दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। इस सूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।